तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर, अधिशासी अधिकारी, आप सभी का दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस चैनल पर हम डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक्स की करंट अफेयर्स के बारे में। कोई ऐसा इशू जो काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहा है, जिसको जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हो या फिर कोई अन्य जो अदर जनरल नॉलेज के अकॉर्डिंग हो। हमको उस मुद्दे को जानना आवश्यक रहता है। उस मुद्दे को हम यहाँ बहुत ही सरल और सार्वगर्भित भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने अगर पढ़ा हो तो एक आरबीआई की न्यूज आई थी कि आरबीआई ने एक अपनी एनुअल रिपोर्ट जारी करी है। आरबीआई इशूड इट्स एनुअल रिपोर्ट। कौन से साल के लिए? तो 2022-23। हम सबको पता है 2022-23 समाप्त हो गया। कब हुआ था बताओ? तो जो पढ़ते ना फाइनेंशियल ईयर, देखो एक तो होता है कैलेंडर ईयर जो 1 जनवरी से चलता है 31 दिसंबर तक। वो हमारा किसी काम का नहीं है फाइनेंस के क्षेत्र में, इकोनॉमी के क्षेत्र में। इकोनॉमी के क्षेत्र में चलता है फाइनेंशियल ईयर जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का सिंपल सा मतलब वह है 1 अप्रैल 2022 से हम बात करेंगे 31 मार्च 31 मार्च 2023। तो ये खत्म हो चुका है 2021-23, अब खत्म हो चुका है। अभी क्या चल रहा है? अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2023-24 जो 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हुआ। इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए बार बार में ये फाइनेंशियल ईयर का। तो दोस्तों, अब ये साल समाप्त हो गया। तो इस साल के समाप्त के बाद में क्या करता है आरबीआई? एक एनुअल रिपोर्ट जारी करता है। इस ईयर की एनुअल रिपोर्ट जारी करता है जिसमें वो पूरा ये बताता है कि भाई 2022-23 में पूरा क्या स्थिति थी। भाई एनुअल रिपोर्ट में क्या बताएगा? पूरे साल भर में जो आरबीआई के काम होते हैं, जैसे कि कितने करेंसी नोट वगैरह होते हैं, उनकी क्या स्थिति थी, मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या रिफॉर्म किए गए या कैसे कैसे चेंज किए गए, फॉरेन एक्सचेंज की क्या स्थिति है, करंट अकाउंट की क्या स्थिति है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्या स्थिति है। आरबीआई के जितने भी काम है ना, उन सबको साल भर में क्या क्या किया उसने और कैसे कैसे काम किया, उसको ये स्टडी करके बताता है। साथ में फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर मतलब अगला जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 उसमें क्या होने वाला है, क्या उसके वैश्विक जो इकोनॉमी है उसकी क्या स्थिति रहने वाली है, इंडियन इकोनॉमी की क्या दशा होगी, जीडीपी ग्रोथ रेट वगैरह कितनी रहेगी। तो ये भविष्य के बारे में, साथ में पास्ट के बारे में, दोनों के बारे में इस रिपोर्ट के बारे में बताया जाता है। तो दोस्तों, ये एनुअल रिपोर्ट होती है, ये आरबीआई को जारी करना कंपलसरी है। बेसिकली क्यों है? क्योंकि बेसिकली ये स्टेचुअरी रिपोर्ट है। क्या है? स्टेचुअरी रिपोर्ट। ऐसे नहीं आरबीआई की मन पड़ी हो, मर्जी हुई तो जारी करी, नहीं तो नहीं जारी करी, ऐसा नहीं हो सकता। बेसिकली जो आप सबको पता है आरबीआई का सारा काम के लिए कौन सा एक्ट है? तो आरबीआई एक्ट 1934 है। इस एक्ट में कंपलसरी किया गया है कि ये हर साल एक एनुअल रिपोर्ट जारी करे। तो इसलिए इसको मैं क्या कह रहा हूँ, इसको कह रहा हूँ स्टेचुअरी रिपोर्ट, मतलब कानूनी रूप से कंपलसरी है कि आरबीआई इस रिपोर्ट को जारी करे। और आरबीआई की तरफ से कौन जारी करता है? तो बेसिकली आरबीआई का जो सबसे पावरफुल संस्था कौन सी होती है आरबीआई के अंडर में? तो सेंट्रल बोर्ड होता है इसका। मैंने बताया था ना कि आरबीआई के अंडर में जितने भी मेजर डिसीजन लेते हैं ना, वो सेंट्रल बोर्ड होता है। ये संसद की तरह होता है सेंट्रल बोर्ड, जो 21 मेंबर होते हैं, जिसमें इसका एक गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं 10, और भी लोग होते हैं। तो 21 लोग इसके सेंट्रल बोर्ड में होते हैं। तो ये सेंट्रल बोर्ड को जिम्मेदारी दी गई है कि भाई हर साल क्या करो, हर साल एक एनुअल रिपोर्ट जारी करो जिसमें उस साल में क्या क्या घटनाएं हुई, अगले साल क्या क्या रहने वाला है, वो सब के बारे में दिखाया जाता है। तो यहाँ तक तो हमारी इस एनुअल रिपोर्ट के बारे में चर्चा हो चुकी है। अब इसका एक मुद्दे के हम बारे में बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है, जितने भी इकोनॉमिक्स जो होते हैं वो सब पर नज़र रखते हैं। वो होता है जीडीपी ग्रोथ रेट क्या रहने वाली है। जीडीपी ग्रोथ रेट के बारे में क्या इसमें इस रिपोर्ट में बताया गया है। तो बेसिकली ये रिपोर्ट सिंपल सी ये बात कहती है कि 2023-24 जो अगला साल चल रहा है उसमें जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रहेगी? 6.5% रहेगी। 6.5% रहने की उम्मीद है। अब क्यों रहेगी? इसके क्या क्या पॉजिटिव है तो ये बढ़ सकती है, क्या क्या नेगेटिव हो है दुनिया में तो घट सकती है। ये सब के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। हालांकि इस बात की संभावना बहुत कम है कि इससे क्या हो कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। इस बात की संभावना बहुत कम है कि इस जो हम पढ़ेंगे उससे कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, लेकिन मेंस में, इंटरव्यू में ये काफ़ी काम आएगा आपको। इंटरव्यू में ओवरऑल आपको इकोनॉमिक्स की नॉलेज बढ़ाने के लिए, पूरी दुनिया में चल क्या रहा है वर्तमान में, इस सब के बारे में जानने के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा मदद करेगी। तो चलो दोस्तों, हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। वो है जीडीपी ग्रोथ रेट के बारे में इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है। सबसे पहले मैंने बताया इट्स स्टेचुअरी रिपोर्ट। ये बात आपको ध्यान रखनी, पूछ सकते हैं कि जो आरबीआई एनुअल रिपोर्ट जारी करता है वो उसकी इच्छा पर करता है कि या कोई कानूनी रूप से बाध्यकारी है। तो ये स्टेचुअरी रिपोर्ट है, कानून है बेसिकली। आरबीआई एक्ट 1934 इसकी तरह कंपलसरी है इस रिपोर्ट को जारी करना।
ये अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के टाइम पीरियड के लिए हुई थी। इस टाइम पीरियड में पूरी इकोनॉमी में क्या क्या स्थिति हुई वो सबके बारे में ये डिटेल में डिस्कस करता है। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है कि इसमें है ना क्या किया गया है, जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान 6.5% किया गया। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो जीडीपी ये होती क्या है और इसके बारे में इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है कि हम इसके बारे में इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं, हर आदमी इस पर डिस्कस कर रहा है। तो इसके बारे में सीधी सी बात है। देखो दोस्तों, ये है विलेज, कौन, ये कोई गांव है ए, गांव में 2 परिवार है एक्स और वाई, ये लोग रहते हैं। अब मैं आपसे पूछूं, सिंपल सा जवाब देना दोस्तों कि इनमें से कौन पैसे वाला है। ये गांव है, दोनों किसान हैं, एक्स क्या है, फार्मर है, दोनों किसान है, कौन पैसे वाला है बताओ। सर कैसे बताएं कौन पैसे वाला है, बताना तो पड़ेगा। क्या पैरामीटर होता है कि सर एक पैरामीटर दिखता है कि भाई जिसके पास ज़मीन ज़्यादा हो, लैंड ज़्यादा हो, ये एक पैरामीटर हो सकता है। जिसके पास गांव में ज़्यादा ज़मीन होती है वो सामान्यतः गांव में ज़्यादा पैसे वाले होते हैं। सपोज को इसके पास 100 बीघा ज़मीन है, इसके पास 50 है, तो जाहिर सी बात है 50 बीघा वाला ज़मीन की तुलना में ये 100 वाला ज़्यादा पैसे वाला होगा। तो सर ऐसा कैसे हो सकता है कि 100 वाला ज़्यादा, इसमें क्या ज़्यादा होगा? तो सर इसमें प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। भाई जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है वो ज़्यादा गेहूँ पैदा करेगा, ज़्यादा सरसों पैदा करेगा, ज़्यादा है ना मक्का, ज़्यादा ज्वार, जो भी चीज़ें ज़्यादा पैदा करेगा तो उससे क्या होगा, प्रोडक्शन से क्या होगा, तो वो बेचेगा तो उसकी इनकम ज़्यादा होगी, और जिसकी इनकम ज़्यादा होगी वही तो पैसे वाला होता है। तो बस यही बात होगी। ये ऐसा ही एक चीज़ कंट्री के लिए होता है। हर कंट्री में क्या होता है, कई चीज़ों का प्रोडक्शन होता है। एग्रीकल्चर में क्या प्रोडक्शन होगा, जो एग्रीकल्चर कमोडिटी होती है वो होगा। कुछ फैक्ट्रियाँ भी लगती है, इंडस्ट्री में क्या होता है, वस्तुओं का प्रोडक्शन होता है, बड़ी मात्रा में होता नहीं होता, मोबाइल, टीवी, फ्रिज, सब जितने भी सामान रहते हैं सबका प्रोडक्शन होता है। कुछ इसमें सर्विस सेक्टर का भी होता है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, ट्रांसपोर्ट वगैरह, तो इनका भी प्रोडक्शन होता है। तो इन सबको प्रोडक्शन को जोड़ दो तो दैट इज कॉल्ड जीडीपी। सिंपल सा सवाल, कोई दिक्कत है क्या इसमें? अब मुझे बताओ, कंट्री ए है, एक कंट्री है बी, इसमें है ना साल भर में जो वस्तुओं सेवाओं का प्रोडक्शन 100 रुपये का हो रहा है और इसमें 200 का हो रहा है, तो कौन सा पैसे वाला होगा बताओ? तो सब जानते हैं कि जहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, जिस देश में इनकम ज़्यादा होगी वो पैसे वाला होगा। तो ये है, इसलिए तो अमेरिका दुनिया में ज़्यादा क्यों है, क्योंकि अमेरिका की जो जीडीपी है ना वो दोस्तों दुनिया में सबसे बड़ी है, $20 ट्रिलियन है। कितनी है? $20 ट्रिलियन के आसपास से। और इंडियन जीडीपी है $3.5 ट्रिलियन। मतलब इंडिया से 7 गुना ज़्यादा पैसा वाला है ये, 7 टाइम 7 गुना ज़्यादा पैसा वाला है। तो वो डिफेंस में भी 7 गुना ज़्यादा खर्च कर सकता है और सब जगह भी ज़्यादा पैसा खर्च करेगा। तो इसलिए क्या दुनिया का ज़्यादा है। तो जीडीपी से पता चलता है कि देश की क्या स्थिति है, क्या उसकी औकात है। ठीक है सर। अब आगे ये है कि चलो ठीक है, इंडिया की जीडीपी कितनी है? $3.5 ट्रिलियन है, $3.5 ट्रिलियन है। ठीक है, अब यूएसए की डॉलर है $20 ट्रिलियन। अब हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमारे देश की तरक्की करना, तो हम क्या चाहेंगे? जीडीपी बढ़े हमारी तेज़ी से। सपोज करो इस बार 3.5 है, तो अगली बार कितना हो जाए? 4 हो जाए अगले साल, फिर उसके बाद कितना हो जाए? 4.5 हो जाए। तो जिस तेज़ी से वे बढ़ेगी उसको क्या कहेंगे? ग्रोथ रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रोथ रेट कहते हैं। सपोज करो इस साल 100 रुपये का प्रोडक्शन हो रहा था, तो हम क्या चाहेंगे? अगले साल 110 का हो। तो हम कह देंगे कि भाई कितना ग्रोथ रेट है? 10% जीडीपी की ग्रोथ रेट है। तो अब ये ग्रोथ रेट जितनी ज़्यादा होती है उतना अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसका क्या मतलब है ग्रोथ रेट बढ़ने का? कि हमारे देश में प्रोडक्शन तेज़ी से बढ़ रहा है। प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो लोगों की इनकम बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? लोगों को रोजगार बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो ये एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो बेरोजगारी घटेगी, तो ओवरऑल कल्याण होगा देश का। गवर्नमेंट की इनकम बढ़ेगी तो गवर्नमेंट रक्षा पर, सेना पर खर्च कर सकती है, पब्लिक वेलफेयर पर खर्च कर सकती है, अच्छे रोड सड़क पर खर्च कर सकती है। इसलिए ग्रोथ रेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जितनी अच्छी ग्रोथ रेट हो उतनी अच्छी बात होती है। लेकिन आप सबको पता है मार्च 2020 क्या तूफान आया था इसमें? बताओ ना। मार्च 2000 में एक तूफान आया था, उसका नाम था कोविड-19। कोविड-19 को रोकने के लिए अब सबको पता है क्या किया था? लॉकडाउन लगा दिया। लॉकडाउन का सीधा सा क्या मतलब? बंद। तो फैक्ट्री बंद है सारी, बंद थी तो प्रोडक्शन होगा क्या? कल खेती को छोड़ के बाकी सब जगह फिर इंडस्ट्री, सेवा सेक्टर सब बंद थे। हॉस्पिटल जरूर चल रहे थे लेकिन जैसे स्कूल बंद थे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बंद था, रेलवे बंद थी, सब कुछ बंद था।
तो प्रोडक्शन हो गया डाउन। तो बताओ ग्रोथ होगी कि स्लो ग्रोथ होगी कि नेगेटिव में जाएगा? तो नेगेटिव में जाएगा सर, प्रोडक्शन तो घटेगा। तो स्लो डाउन आ गया था पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में स्लो डाउन आ गया था। तो जीडीपी ग्रोथ रेट घटेगी, तो हमारी भी घटी। जो 2020-21 में हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट थी, एवरेज ग्रोथ रेट पहले 6-7% हुआ करती थी, ये घट के कितनी लगी थी? माइनस में चल गई, -5.8%। जब प्रोडक्शन घट जाता है, इसको क्या कहते हैं? इसी को मंदी कहते हैं दोस्तों। मंदी कह दो, इसको रिसेशन कह दो, एक ही बात होती है। थोड़ा टेक्निकल अंतर होता है, वो जानने की हमको अभी आवश्यकता नहीं है, लेकिन जैसे ग्रोथ रेट घट गई तो अब 2020-21 लेकिन फिर से वापस लॉकडाउन हटने के बाद अब ग्रोथ रेट बढ़नी चाहिए थी। तो 21-22 में कितना रहा? 21-22 में रहा लगभग 9.1%। ठीक है। इसके बाद 22-23 में, अभी लेटेस्ट में डेटा आया था, मैंने कल ही वीडियो बनाया था। 22-23 में सब कितने उम्मीद कर रहे थे? 7% के कर रहे थे, लेकिन कितना रहा? 7.2% रहा। अब ये तो हो गया, करंट साल चल रहा है जो 2023-24, इसमें कितना रहेगा? तो इसमें है ना, इस रिपोर्ट ने अनुमान लगाया कि कितना रहने वाला है? 6.5% ग्रोथ रेट रहने वाली है। अब क्यों रहने वाली है ये सब, ये हम आगे देखेंगे, लेकिन आप लोग एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ गए होंगे। और दोस्तों एक बार मैं बता दूं कि इंडिया की जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है बहुत अच्छी हो रही है। इंडिया में अभी 2022-23 में 7.2% ग्रोथ रेट हुई, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। मतलब मेजर इकोनॉमी जितनी भी है दुनिया में सबसे ज़्यादा है। आप लोग यकीन नहीं करोगे, जर्मनी में मंदी चल रही है, नेगेटिव हो रहा है, पॉजिटिव छोड़ो, ग्रोथ छोड़ो, स्लो डाउन चल रहा है। चाइना में 3-4% के आसपास है, अमेरिका में भी स्थिति बहुत टाइट है, यूरोप में बहुत टाइट है, कहीं भी इतनी ग्रोथ रेट नहीं है। पूरी दुनिया में सबसे क्या ब्राइट स्पॉट कराया जा रहा है। इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड होता है उसकी रिपोर्ट आती है, बहुत फेमस रिपोर्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। कौन सा? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ये रिपोर्ट ये कहते हैं कि इंडिया इज़ द ब्राइट स्पॉट इन द वर्ल्ड। इंडिया क्या है? पूरी दुनिया में ब्राइट स्पॉट है, काफ़ी अच्छी यहाँ पर ग्रोथ रेट हो रही है, काफ़ी अच्छी तरक्की हो रही है। और पूरी दुनिया में जो प्रोडक्शन होगा ना बढ़ेगा इस साल, उसका 50% है ना कहाँ से आएगा? इंडिया से आएगा। मतलब पूरी दुनिया में जितना प्रोडक्शन बढ़ेगा उसका 15% कहाँ से आएगा? भारत से आएगा। तो काफ़ी अच्छी तारीफ करी है IMF की, और ये डेटा भी ये प्रूव करता है कि हमारी इकोनॉमी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब अगले साल क्या होगा उसके बारे में इस रिपोर्ट में कुछ बातें की गई है, उसके बारे में हम एक एक बिंदुवार चर्चा करेंगे दोस्तों। तो यहाँ तक बात हो गई थी कि जो भाई जीडीपी ग्रोथ रेट है वो हमारी कितनी? 6.5% रहेगी, लेकिन ये कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। इसके कई सारे वैश्विक इम्पैक्ट पड़ेंगे। सबसे पहला है कि नेगेटिव क्या हो सकता है भाई, क्या ऐसा दुनिया में हो कि हमारा नेगेटिव हो सकता है? तो सबसे पहले तो ग्लोबल स्लो डाउन। ये बिंदुवार लिखेंगे अपन, इसको निबंध लिखने में, इंटरव्यू में बोलने में मजा आ जाएगा। आप बोलो तो सही कि भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो कैसे नेगेटिव प्रभावित हो सकती है। तो आप बोलो ग्लोबल स्लो डाउन के कारण हो सकता है। कैसे होगा मैं बताऊंगा। भाई अमेरिका में मंदी आएगी, ठीक है, मतलब यहाँ डिमांड घट रही है, यहाँ के लोगों के पास पैसा नहीं है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, लोगों को रोजगार नहीं है, तो बेरोजगारी बढ़ रही है। तो बताओ इंडिया कोई माल बेच रहा है, एक्सपोर्ट, इंडिया यहाँ अमेरिका में एक्सपोर्ट कर रहा है, तो वो एक्सपोर्ट बढ़ेगा घटेगा? तो सर घटेगा। ऐसे चाइना है, चाइना में भी सपोज को कम प्रोडक्शन हो रहा है, वहाँ भी मंदी आ रही है, तो इंडिया से चाइना में जो होने वाला एक्सपोर्ट है वो घटेगा। जापान को ऐसे भी। तो अगर पूरी दुनिया में स्लो डाउन चलेगा, वहाँ पे लोगों की आय कम हो रही है, तो इंडिया से जो एक्सपोर्ट करते हैं माल वो घटेगा बढ़ेगा? तो घटेगा। जब एक्सपोर्ट घटेगा तो फिर क्या होगा? हमारे यहाँ क्या करेंगे? प्रोडक्शन भी घटाना पड़ेगा ना। जो कंपनियां एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट है वो क्या करेगी? प्रोडक्शन को घटा देगी। प्रोडक्शन को घटा देगी तो हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट कम हो जाएगी। ये समझे बात को? तो अगर दुनिया, देखो दुनिया से हम अच्छे तो नहीं है, आज का जो वर्तमान का दौर है वो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, भूमंडलीकरण का दौर है, पूरी दुनिया से हम प्रभावित हो सकते हैं। अगर दुनिया में मंदी आएगी, कहीं ना कहीं हम पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारा माल वहाँ बिक नहीं पाएगा, तो हमारे यहाँ भी क्या हो सकता है? स्लो डाउन आ सकता है, ऐसा ये रिपोर्ट कहती है। तो पहला बिंदु आप समझ गए होंगे, ग्लोबल जो ग्रोथ रेट में उसमें कमी आएगी तो हमारी ग्रोथ रेट भी प्रभावित होगी। दीर्घकालिक भू राजनीतिक तनाव, जो दीर्घकालिक भू राजनीतिक तनाव, आप इसका मतलब समझ गए होंगे। जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रही है, कहाँ चलती है बताओ? इसका इशारा बेसिकली जो रशिया यूक्रेन वार की तरफ चल रहा है। ये रिपोर्ट ये कहना चाह रही है कि भाई अगर रशियन यूक्रेन वार लंबा खिंचा, और लंबा तो खिंच रहा है, 1 साल से ज़्यादा हो गया, और चलता रहा तो युद्ध के कारण क्या होगा? हमारे माल जो उन देशों में एक्सपोर्ट नहीं हो पाएंगे, और कई सारी महंगाई वगैरह कई सारी चीज़ें प्रभावित हो सकती है। युद्ध में तो आप जानते हो ना नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो अगर ये युद्ध और लंबा खिंचता रहा तो हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट क्या होगी? नेगेटिव होगी, क्योंकि फिर हमारा माल उन देशों में सप्लाई नहीं हो पाएगा। ये रिपोर्ट ये कहना चाहती है। तो सेकंड बिंदु हमारा क्लियर हो गया।
वैश्विक वित्तीय प्रणाली में ताज़ा घटनाओं के कारण वित्तीय बाजार में अस्थिरता आती है, तो इससे आर्थिक वृद्धि दर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसका सिंपल आश्चर्य दोस्तों, जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है, पूरे दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लेकिन अभी हाल में क्या होता है, यूएस में कई सारी घटनाएं हुई है जहां बैंक दिवालिया हो गया। यूएस में कौन सा बैंक दिवालिया हो गया? सिग्नेचर बैंक दिवालिया हो गया, सिलिकॉन वैली बैंक दिवालिया हो गया। अगर यूएस में इस प्रकार से बैंक दिवालिया होते रहे तो इसका प्रभाव इंडिया पर भी पड़ेगा। इस दोस्तों, इसका प्रभाव इंडिया पर भी पड़ेगा। इन बैंकों के कई लोग इंडिया में पैसा निवेश करते थे, वो पैसा आना बंद हो जाएगा। कई इंडियन बैंक ने, कई इंडियन संस्थाओं ने यहाँ पे निवेश कर रखे थे, तो इनका ये पैसा डूबने की संभावना बढ़ेगी। इनका पैसा डूब जाएगा तो क्या होगा, इंडिया में ये निवेश नहीं कर पाएंगे, तो उससे हमारे जीडीपी ग्रोथ रेट डाउन होगी। तो ये बिंदु हमको याद रखना चाहिए। जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है, जब तक ये स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आप लोगों को पता होना चाहिए, होगा भी सही। 2008 में मंदी आई थी, सबसे पहले इसको कहते हैं ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, वैश्विक वित्तीय संकट। इसमें क्या हुआ, सबसे पहले अमेरिका में बैंक डूबा, कौन सा? लेमन ब्रदर, ठीक है। इसके बाद और कई सारे बैंक डूबते गए धीरे धीरे करते करते, तो ये अमेरिका में मंदी आई। अमेरिका में मंदी आई तो फिर इंडिया तो क्या है, जब अमेरिका को सीखता है तो दुनिया को जुकाम हो जाती है। तो अमेरिका में मंदी आएगी तो वहाँ से जो इतना सारा मात्रा में इंडिया में निवेश हो रहा है, हमारी आईटी सेक्टर की कंपनियां, इन्फोसिस, उसके सारे क्लाइंट कहाँ हैं? अमेरिका में है। वहाँ मंदी आएगी तो अपना माल नहीं बेच पाएंगे, तो इंडिया में भी मंदी आएगी। इसलिए है ना, इसलिए वैश्विक जो वित्तीय संकट है, जो ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम वो मजबूत होना चाहिए, ताकि इंडिया की भी स्थिति बनी रहे। अगर ये खराब होगा तो हमारी जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव इम्पैक्ट होगी। यहाँ तक बात आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए। ये सब बातें बोल बच्चन के लिए काफ़ी काम आएगी, मेंस में बोलो, इंटरव्यू में बोलो, कहीं भी बोलो। तो ये यहाँ तक मैंने बता दिया था। 2019-20 में जो हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट थी 3.9 थी, 2021 में -0.8 क्यों रही थी बताओ? कोविड। फिर ये बाउंस किया वापस 9.1 पर, फिर इस साल 7.2 रही, अगले साल 6.5 रही। तो ये तो हो गया नेगेटिव, जो हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट को नेगेटिवली इम्पैक्ट डालेंगे। अगर इनमें से कोई भी फैक्टर मजबूत होगा तो हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5% से नीचे जाने की संभावना बढ़ेगी। लेकिन कुछ पॉजिटिव बातें भी है हमारे देश की इकोनॉमी में कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग है। तो इसलिए क्या होगा, ये नेगेटिव होने के बाद भी हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट बाकी दुनिया की तुलना में अच्छी रहेगी। सबसे पहले तो मजबूत वित्तीय क्षेत्र क्या है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सेक्टर है। भारत का वित्तीय क्षेत्र काफ़ी मजबूत है। आप लोगों को पता होगा, वित्तीय क्षेत्र सामान्यतः शेयर मार्केट होता है, डेट मार्केट होता है, ये काफ़ी मजबूत है। ये मजबूत है तो जो जितने भी प्राइवेट फर्म है, इनको निवेश के लिए पैसा मिलता रहेगा। अगर शेयर मार्केट मजबूत है तो प्राइवेट कंपनी कोई आईपीओ लाएगी, उसको पैसा मिल जाएगा तो वो निवेश कर पाएगी। अगर शेयर मार्केट खत्म हो जाएगा, फाइनेंशियल मार्केट डाउन हो जाएगा, तो जो कंपनी को पैसा नहीं मिलेगा तो निवेश नहीं कर पाएगी, तो जीडीपी ग्रोथ रेट डाउन हो जाएगी। तो यही कह रहा है कि जो हमारा जो फाइनेंशियल सेक्टर है काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, और इसकी मजबूती के कारण हमको निवेश में कोई कमी नहीं आएगी। स्वस्थ कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो कॉर्पोरेट बिजनेसमैन है, जो कॉर्पोरेट बड़े बड़े बिजनेसमैन है, उनका क्या हेल्थी है, जो बैलेंस शीट है हेल्थी है, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, मतलब कर्जे में नहीं डूब रहे वो लोग। इसलिए वो क्या कर सकते हैं, आगे और ज़्यादा निवेश कर सकते हैं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की क्वालिटी पर जोर। भाई आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी होगी, मैंने भी पढ़ाई थी, जीडीपी का फॉर्मूला होता है सिंपल सा, सिग्जम, C+I+G+X-M। 1 मिनट के लिए X-M को भूल जाओ। सिग्जम का मतलब होता है जो इंडिविजुअल कंजप्शन करते हैं। आप मैंने कोई कार खरीदी, मोटरसाइकिल खरीदी, लैपटॉप खरीदा, ये सब क्या होता है, इंडिविजुअल कंजप्शन होता है। ये कंजप्शन करेंगे तभी तो लोग प्रोडक्शन करेंगे। जब मैं बाजार में जाके कार खरीदूंगा तभी तो सामने वाला कार बनाएगा। मैं कार ही नहीं खरीद रहा तो भी कंपनी वाला बावड़ा है क्या जो कार बनाएगा। कंजप्शन एक होता है इन्वेस्टमेंट, निवेश, जो प्राइवेट बिजनेस में निवेश करते हैं। निवेश करने के लिए क्या चाहिए, सामान चाहिए, मशीन चाहिए, तो मशीन कब खरीदेगा तभी तो मशीन बनाएगा। ऐसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी तो उससे क्या होगा, इकोनॉमी में तेजी आएगी। तो यही बता रहा है कि पिछले 1-2 साल से आप लोगों ने देखा होगा गवर्नमेंट का बल क्या है। देखो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है रेवेन्यू, जो डे टू डे का खर्चा होता है, जैसे कि गवर्नमेंट की सैलरी, पेंशन, इस प्रकार के खर्चे रेवेन्यू होते हैं, लेकिन जो कि अच्छे नहीं माने जाते, कम अच्छे माने जाते हैं। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत अच्छा होता है। कैपिटल का मतलब होता है नए नए एसेट बना रहे हैं, नया ब्रिज बना रहे हैं, नया रोड बना रहे हैं, नया रोड बनाएगा, नया सीमेंट चाहिए तो सीमेंट कंपनी उसका प्रोडक्शन बढ़ाएगी। तो इस प्रकार से कैपिटल एसेट में गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा खर्च कर रही है। तो ये रिपोर्ट ये कहना चाह रही है कि गवर्नमेंट जो है ना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ावा दे रही है, उससे क्या होगा, देश में जीडीपी की ग्रोथ रेट बढ़ेगी। और अगर इस बार का आपने बजट पढ़ा हो, बजट 2023-24 पढ़ा होगा,
तो उसमें गवर्नमेंट ने टारगेट कितना रखा है, 10 लाख करोड़ रुपए का, 10 लाख करोड़ का पूंजीगत निवेश करेगी, जो काफ़ी बहुत बड़ी मात्रा है देश में। तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बढ़ाने से देश की जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ेगी, ऐसा यह रिपोर्ट कहना चाह रही है। महंगाई के मोर्चे पर कमी, ये हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। इन्फ्लेशन का खेल, इन्फ्लेशन का खेल थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। महंगाई देखो भाई, मैंने पहले भी बताया था, कोविड-19 के या पोस्ट कोविड इरा को मैं कह दूं, अगर दुनिया के इतिहास में अगर लिखा जाएगा इकोनॉमिक हिस्ट्री, तो महंगाई का काल कहूँगा इसको मैं। 2021 के बाद से पूरी दुनिया में महंगाई बहुत बढ़ी है। 2021 के बाद से दोस्तों पूरी दुनिया में महंगाई बहुत बढ़ी है। अमेरिका में 40 साल की सबसे हाईएस्ट महंगाई इन्फ्लेशन थी, 9% के अबव। जिस अमेरिका में 1 से 2% महंगाई रहती है, वहाँ 9% के अबव। यूरोपियन यूनियन भी लगभग 9% के ऊपर ही है। यूके परेशान है, यूके में भी लगभग पिछले 40-50 साल की सबसे ज़्यादा महंगाई चल रही है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं बताओ? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए करता है जो रिजर्व बैंक है, उसकी पॉलिसी होती है कौन सी, ये सब आप लोगों को याद होगा, इसलिए मैं ज़्यादा जोड़ नहीं दे रहा। मॉनेटरी पॉलिसी, इस मॉनेटरी पॉलिसी का एक टूल होता है क्या, रेपो रेट। रेपो रेट सिंपल क्या होता है, ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये बैंक को लोन देता है, तो जिस रेट पे लोन देता है वो क्या कहलाता है, वो रेपो रेट कहलाती है। अब रेपो रेट बढ़ा देगा तो लोन महंगा हो जाएगा, तो लोग लोन कम लेंगे तो महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। तो इसलिए क्या किया इन्होंने, महंगाई से लड़ने के लिए पूरी दुनिया में, चाहे वो अमेरिका का फेडरल रिजर्व हो, यूरोप का यूरोपियन सेंट्रल बैंक हो, ब्रिटेन का बैंक ऑफ इंग्लैंड हो, चाहे इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, इन सब ने क्या किया, रेपो रेट बढ़ाई है। रेपो रेट बढ़ाई है। इंडिया में भी लगभग पिछले 1 साल में 250 मतलब 2.5% के आसपास क्या किया गया, रेपो रेट बढ़ाई गई है। वर्तमान में लगभग 4% के आसपास थी, जो बढ़ के कितनी होगी, 6.5% के आसपास होगी। अब ये बताओ, ये आरबीआई था, ये बैंक को पहले 4% पे लोन देता था, तो बैंक पे जनता को थोड़ा अपना मार्जिन निकाल के सबको 7% पे लोन दे रहा था। लेकिन अब आरबीआई कितना कर रहा है, अब आरबीआई इस बैंक को लोन दे रहा है 6.5% पर। तो अब आरबीआई बैंक जनता को कितने पे लोन देगा बताओ, 6.5, तो 3% मार्जिन जोड़ना ही है, तो 9.5% हो जाएगा। तो लोन महंगे हुए नहीं हुए, तो रेपो रेट बढ़ाने से लोन कॉस्टली हो जाएंगे। अब लोन महंगे होंगे तो जो कुछ लोग जो लोन लेना चाह रहे थे वो लोन लेना कम कर देंगे, तो लोन की मात्रा कम हो जाएगी। लोन की मात्रा कम हो जाएगी, इसका मतलब पब्लिक डिमांड कम करेगी। भाई मोटरसाइकिल लोन महंगा हो गया, सिंपल सी बात, मोटरसाइकिल लोन महंगा कर दिया भाई, तो लोग कम लोन लेंगे, तो मोटरसाइकिल की डिमांड कम हो जाएगी नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। तो फिर क्या हो जाएगा, महंगाई, इन्फ्लेशन विल बी कंट्रोल हो जाएगी। तो इसी के तहत अगर महंगाई बढ़ी तो रेपो रेट बढ़ेगी, सिंपल सी बढ़ रही है। रेपो रेट बढ़ेगी तो लोन महंगे हो जाएंगे, लोन क्या हो जाएंगे, कॉस्टली हो जाएंगे। लोन कॉस्टली हो जाएंगे तो लोग लोन कम लेंगे, लोग लोन कम लेंगे तो देश में डिमांड कम हो जाएगी। और जब डिमांड ही कम हो जाएगी तो मुझे बताओ कंपनी का प्रोडक्शन घटाएगी बढ़ाएगी? जब उसकी मोटरसाइकिल लोग खरीदने कम आ रहे हैं तो कंपनी घटाएगी बढ़ाएगी, तो प्रोडक्शन घट जाएगा। जब प्रोडक्शन घट जाएगा तो बताओ जो ग्रोथ रेट थी जीडीपी वो घटेगी बढ़ेगी, तो जीडीपी डाउन हो जाएगी, ग्रोथ रेट डाउन हो जाएगी। तो इसलिए कह रहे हैं कि अगर महंगाई का इम्पैक्ट हुआ, दुनिया में महंगाई बढ़ी, इंडिया में महंगाई बढ़ी, तो हमारी ग्रोथ रेट नेगेटिवली इम्पैक्ट होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। तो ये सब था दोस्तों जो इसका रीजन था। ये सब आप देखो एक छोटे छोटे बिंदु हैं, लेकिन इसमें समझाने लायक इतनी बातें हैं, आप लोग इसको याद रखें। मेंस इंटरव्यू में सब जगह अपने इसको इस्तेमाल करें दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी बात, जिसमें हमने पूरा ग्रोथ रेट का डायनेमिक्स समझा, क्या क्या उसका रीजन होंगे तो पॉजिटिव बढ़ेगा, क्या क्या हो सकते हैं तो नेगेटिव हो सकता है। ये आपके होप इंटरव्यू वगैरह में कई जगह काम आएगा। दोस्तों जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।